नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऋषिकेश योगी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके साथ ऋषिकेश योगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस, जिसकी पहली पुस्तक थी समकालीन विश्व में राजनीति, उसको अपन पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत शीत युद्ध का दौर, पाठ नंबर फर्स्ट, शीत युद्ध का जो दौर है उसके नोट्सों के बारे में अपन एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पाठ में से जो है 7 अंक के प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न 4 अंक का बनेगा, एक 2 का और एक 1 अंक का प्रश्न बनेगा। कुल मिला के 7 अंक के 3 प्रश्न बनेंगे इस पाठ से। तो इसका जो मैंने पहले ये आपको निश्चित रूप से मैं विश्वास दिला देता हूँ कि क्वेश्चन वही आएंगे जो मैंने सेलेक्ट किए। क्वेश्चन 1-2 नंबर के, 3-4 नंबर को छोड़ के अपने जो सेलेक्ट किए हुए नोट्स के क्वेश्चन हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना कुछ जो है समय गवाए। और एक बार आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरा हौसला अफजाई होता रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध क्या था, विस्तार पूर्वक समझाइए। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको प्रश्न की भाषा समझनी होती है। तो इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से बन सकता है, शीत युद्ध से आप क्या जानते हैं, वह इसे शीत युद्ध क्यों कहा गया। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही रहेगा। तो जैसा मैंने बता दिया, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 के बाद लड़ा गया था, उसके बाद विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के रूप में 2 महाशक्तियों का उदय हो गया। दोनों शक्तियों का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना ही शीत युद्ध का कारण बना। यह आपसी जोर आजमाइश की लड़ाई न होकर मात्र विचारधाराओं की लड़ाई थी। दोनों ही महाशक्तियाँ जानती थी कि दोनों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार है कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके। ऐसे में रक्त रंजित युद्ध की संभावना बहुत कम रह जाती है। यह वाद विवाद, पत्र पत्रिका और रेडियो आदि के माध्यम से लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसकी तासीर अत्यंत ठंडी रही, इसलिए इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। तो दोनों ही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अपने। आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हो और चाहे तो इसको वीडियो को बार बार में देखकर आप इसे अपने मस्तिष्क में याद रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, क्यूबा के मिसाइल संकट के बारे में आप क्या जानते हैं। क्यूबा का मिसाइल संकट या क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, कैसे समझाइए। ये अपन को समझाना है कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था या क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था कैसे। तो देखिए, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है तथा उसका जुड़ाव सोवियत संघ से था। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण नहीं कर दे और उसका जो राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो उसका तख्ता पलट नहीं कर दे। इस बात की चिंता को लेकर 1962 में सोवियत नेता जो थे निकिता क्रुश्चेव, मैंने बताया था वीडियो में, इसके जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका वीडियो मैंने भी डाल दिया, ये नोट्स है, तो वीडियो को आप देख सकते हो। ज़्यादा समझने के लिए वीडियो को भी देख सकते हो। तो 1962 में सोवियत नेता जो थे निकिता क्रुश्चेव, उसने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और इस बात की भनक अमेरिका को 3 हफ्तों के बाद लगी। जो अमेरिकी राष्ट्रपति था जॉन एफ कैनेडी, ऐसा कुछ करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो, लेकिन वो इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध थे कि जो है सोवियत संघ क्यूबा से अपने हथियार हटा ले। तो जब क्यूबा ने अपने हथियार नहीं हटाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि अपने जंगी बेड़ों को आगे कर लो करके सोवियत संघ से आने वाले जंगी जहाज़ों को रोका जाए। तो अब पूरा विश्व इससे दहल गया है। एकदम तो ऐसा ही लगा था कि अब युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन सोवियत संघ ने युद्ध टालने का फैसला लिया। या तो उसने अपने जंगी जहाज़ों की गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। तो अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो है ये शीत युद्ध का क्या था, एक चरम बिंदु था।
तीसरा क्वेश्चन सेलेक्टेड है मेरा, शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यानी शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शीत युद्ध के परिणाम बताइए। दोनों ही प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव ये है, या फिर शीत युद्ध के परिणाम ये है। सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के परिणाम है। तो पहले अपन सकारात्मक देखते हैं। तो सकारात्मक क्या परिणाम थे इसके? पहला इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। तो शीत युद्ध होने के कारण ही जब विश्व दो गुटों में बट गया तो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में एक आंदोलन के प्रारंभ हुआ। तो ये एक सकारात्मक बात है। दूसरी निशस्त्रीकरण। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही देशों ने आपसी जो है संधियों के माध्यम से शस्त्रीकरण के बढ़ावे को रोक दी थी, अर्थात निशस्त्रीकरण की ओर कदम उठाए थे। नकारात्मक प्रभाव है इसके बहुत सारे, 3-4 तो देख लेते हैं। विश्व का दो गुटों में बंटना। जैसे बताया था मैंने भाई, जैसे शीत युद्ध प्रारंभ हुआ तो दो गुट हो गए विश्व के। एक गुट सोवियत संघ गुट और एक संयुक्त राज्य अमेरिका गुट। तो दो गुटों में बट गया, या पूंजीवाद या साम्यवाद दोनों ही गुट कह सकते हैं अपन। दूसरा शस्त्रीकरण को बढ़ावा। यानी शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियाँ शंकित रहती थी कि एक दूसरे पर किसी प्रकार का हो सकता है जो है दूसरी महाशक्ति आक्रमण कर दे, इसलिए वो भी अपने पास हथियार रखती थी। तीसरा है सैनिक गठबंधनों की राजनीति। यानी सैनिक गठबंधन, इस दौरान बहुत सारे सैनिक गठबंधन बनाए गए। क्या बनाए गए? सैनिक गठबंधन। तो देखिए, आपको मैंने बताया था पश्चिमी यूरोप के देशों ने जो है अमेरिका के नेतृत्व में 1949 में नाटो की स्थापना की थी। नाटो, ठीक है। और सोवियत संघ के गुट ने भी पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन्होंने 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन है चौथा, महाशक्तियाँ छोटे देशों से सैन्य गठबंधन क्यों रखना चाहती थी? क्वेश्चन समझिए, महाशक्तियाँ छोटे देशों से सैन्य गठबंधन क्यों रखना चाहती थी, या छोटे देश किस प्रकार से महाशक्तियों के काम के थे? दोनों क्वेश्चन एक है, उत्तर एक ही होगा। तो देखिए, इसके 4 कारण हैं। निम्न कारण है जो महाशक्तियाँ छोटे देशों से गठबंधन रखना चाहती थी। पहला कारण है महत्वपूर्ण संसाधन, जैसे खनिज तेल प्राप्त करना। महत्वपूर्ण संसाधन जो है खनिज तेल आदि प्राप्त करना। इसके अलावा दूसरा है भू क्षेत्र प्राप्त करना, जहाँ अपने सैनिकों का ठिकाना बन सके। वो चाहते थे कि जहाँ से सैनिकों का ठिकाना हो दूसरी महाशक्ति नज़दीक हो। तीसरा, सैनिक ठिकाने जहाँ से जासूसी हो सके। सैनिक ठिकाने बनाए जाए जहाँ से क्या हो सके, दूसरे महाशक्ति के विरुद्ध जासूसी हो सके। चौथा, उन देशों से आर्थिक मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दायरे बताइए। यानी बताना है आपको शीत युद्ध के दायरे, ठीक है। तो शीत युद्ध के दायरे के बारे में अपन देखेंगे। तो शीत युद्ध के दायरे जब अपन देखते हैं तो अपन देखेंगे कि शीत युद्ध के दायरे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती है। तो भाई शीत युद्ध के अंदर, शीत युद्ध के दायरे उसको कहते हैं जहाँ पर दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी। युद्ध की स्थिति बनी, या छोटे से युद्ध भी हुए लेकिन विश्व तृतीय विश्व युद्ध से बचा रहा, इसी को शीत युद्ध के दायरे कहते हैं। यानी कुछ दायरे थे शीत युद्ध के, विश्व बचा रहा तृतीय विश्व युद्ध से। दोनों महाशक्तियों के बीच या तो स्थिति बनी युद्ध होने की, या फिर युद्ध भी हुए लेकिन विश्व जो है तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहा, इसी को शीत युद्ध के दायरे के नाम से जाना जाता है। ऐसे मौके कब आए? तो अपन ने जैसे देखा 1962 में क्यूबा के उस समय भी ऐसा मौका आया था जब युद्ध की स्थिति बन गई थी। इसके अलावा जो है कोरिया का संकट आया था 1950 से 53 के बीच में, बर्लिन 1958 से 62 के बीच में, कांगो 1960 के दशक में। तो ये ऐसी जगह थी जहाँ पर युद्ध होने की संभावना बनी है। छोटे मोटे युद्ध भी हुए लेकिन विश्व जो है वो युद्ध है रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। अगला क्वेश्चन आता है जो सेलेक्टेड अपना, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार से बताइए। या इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता के विकास को समझाइए। दोनों ही क्वेश्चन है कि या तो विकास को समझाइए या इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जो भी अपने दोस्त हैं जो सभी लाभान्वित हो सकें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे भी हौसला अफजाई मिलता रहे और मैं भी इस प्रकार से आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होता रहूँ, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है गुटों से अलग रहना। देखिए गुट निरपेक्ष, गुट का मतलब होता है गुट
और निरपेक्ष नहीं होता अलग, यानी गुटों से अलग रहने की ये नीति थी, जिसे अपन असंलग्नता की नीति भी कह सकते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के शुरू की अपन बात करें तो भारत के नेहरू और जो है यूगोस्लाविया के टीटो, मिस्र के अब्दुल नासिर के मध्य में 1956 में एक सफल बैठक हो गई थी और इनका जोरदार स्वागत किया था। घाना के बामा एनक्रमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो ने इनका जोरदार स्वागत किया। इन पांचों नेताओं, जो ये पांचों नेता है, ये पांचों देश है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या कहलाए, संस्थापक कहलाए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? बेलग्रेड में हुआ था। इसमें 25 देश शामिल हुए थे, 25 सदस्य देशों ने भाग लिया था। और इसका जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 में हुआ था बेटे, अजरबैजान में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजरबैजान में हुआ था। 120 सदस्य देशों ने भाग लिया। एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है, कब हुआ था 18वां शिखर सम्मेलन? तो 2019 में कहाँ हुआ था बेटा? अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, जिसमें 120 सदस्य देशों ने भाग लिया और 17 पर्यवेक्षक देशों ने इसमें भाग लिया था। गाइस कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसके अलावा मैं बात करूँ, इसका 14वां शिखर सम्मेलन 2006 में हुआ था हवाना में। ठीक है, 117 देशों ने उसमें भाग लिया था। देखिए अगला जो क्वेश्चन मेरा सिलेक्टेड है वो है, क्या गुट निरपेक्षता पृथकतावाद या तटस्थता की नीति है? अपने विचार लिखिए। यानी ये बताना है क्या गुट निरपेक्षता जो है पृथकतावाद या तटस्थता की नीति है, ये अपन को बताना है। या फिर गुट निरपेक्षता तटस्थता या पृथकतावाद की नीति नहीं है, कैसे समझाइए? दोनों प्रकार से कैसे भी घूम सकता है प्रश्न। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता की नीति, पहले तो अपन बात करते हैं पृथकतावाद की। तो पृथकतावाद का मतलब होता है बिल्कुल अलग रखना, यानी अपने आप को, कोई सा भी देश जो पृथकतावाद की नीति को अपनाता है, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बिल्कुल काट कर रखना। जैसा कि अमेरिका ने किया था अपनी आज़ादी के बाद से लगभग 1920, वो प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक, तो उसने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से बिल्कुल काट कर रखा था। तो ये क्या है, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसमें अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर नहीं रखते, बल्कि सिर्फ ये तो गुटों से अलग रहने वाली नीति है। तो अपन इस मामले में कह सकते हैं कि पृथकतावाद की नीति नहीं है। इसके अलावा हम बात करें तटस्थता की नीति की। तटस्थता का मतलब होता है कि यानी जो देश तटस्थ है, मान लो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जो देश तटस्थ है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं कि वो युद्ध को, कोई दो देशों के मध्य यदि युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध को कम करने का प्रयास करे या उसको रोकने का प्रयास करे। लेकिन गुट निरपेक्ष में शामिल देशों के लिए ज़रूरी था कि वो युद्ध को रोके, तो इसलिए ये तटस्थता की नीति भी नहीं है। अतः अपन कह सकते हैं कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति है वो ना तो पृथकतावाद की नीति है और ना ही तटस्थता की नीति है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन मेरा सिलेक्टेड है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अथवा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्य बताइए। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इन्हें लिख सकते हो। ठीक है, तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि नवोदित राष्ट्रों के मन में इस बात की उत्कंठा थी कि उनका राष्ट्रीय विकास पूंजीवादी या साम्यवादी राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर नहीं करे। यानी वो चाहते थे, जो नवोदित राष्ट्र, जो नए नए आज़ाद हुए राष्ट्र थे, वो चाहते थे कि हमारा जो आर्थिक विकास है ना तो पूंजीवादी की तरफ से हो ना ही साम्यवादी की तरफ से हो, हमारा आर्थिक विकास हम खुद करें। इसके उद्देश्य क्या थे? देखिए, इसके उद्देश्य थे कि देश चाहते थे कि उनके प्राकृतिक, पहला उद्देश्य था कि उनके प्राकृतिक संसाधनों पर सिर्फ उनका ही अधिकार हो, बाकी किसी आदमी का अधिकार नहीं हो। ठीक है, और देश का अधिकार नहीं हो। दूसरा, अल्प विकसित देशों की जो है पश्चिम के बाज़ारों तक पहुँचो। पश्चिम का मतलब यूरोपीय जो देश है, पश्चिम का मतलब यूरोप से है, तो यूरोपीय जो देश है, यूरोप के जो बाज़ार है, वहाँ तक पश्चिम के देशों की क्या हो बेटा, पहुँच होनी चाहिए। ठीक है, वो अल्प विकसित देशों की। ठीक है, और तीसरी इनकी शर्त थी, इनका उद्देश्य था कि अल्प विकसित देशों की जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में क्या बढ़े, भूमिका बढ़े। इसके अलावा इनकी जो उद्देश्य था वो था अल्प विकसित देशों के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भूमिका बढ़े। इसके अलावा पश्चिम के देशों से मंगाई जा रही जो प्रौद्योगिकी, तकनीकी, यदि अपन यूरोपीय देशों से कोई तकनीकी मंगाए तो उसमें लागत कम से कम हो। ठीक है, इसके अलावा मेरा अगला सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने अपना हित साधन किया। कुछ लोग कहते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने जो गुट निरपेक्षता को नहीं अपनाया, सिर्फ भारत ने तो अपना हित साधन किया था। या भारतीय गुट निरपेक्षता की नीति की दो सकारात्मक विशेषता बताइए, यानी सकारात्मक भारत के जो लाभ पहुँचा है। ठीक है, तो पहला है कि शीत युद्ध के दौरान भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका जिससे उसका हित साधता हो। देखिए, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन उठ सकता है कि भारत इस प्रकार के फैसले ले सका जिससे उसका हित साधता हो। महाशक्तियों के हित से उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा कि भारत को लेके कोई महाशक्ति ना तो आश्वस्त थी और ना ध्वस्त जमा सकती थी। कोई महाशक्ति ये भी नहीं कह सकती थी कि भारत की ये मेरी तरफ भी नहीं है,
या फिर कोई महाशक्ति ये नहीं कह सकती थी कि भारत मेरी तरफ है, यानी भारत दोनों महाशक्तियों से लाभ लेता रहा। ठीक है, ये तो हुई सकारात्मक पहलू। लेकिन भारतीय गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसके नकारात्मक पहलू भी, यानी आलोचना में दो तर्क दे दो या नकारात्मक, दोनों ही एक बात, या तो आलोचना कर लो या नकारात्मक कह दो, दोनों ही चीज़ें एक जैसी है। तो इसकी आलोचना में दो तर्क दिए जाते हैं। पहला सिद्धांत विहीन नीति, यानी आलोचकों का तर्क है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, क्योंकि भारत राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। यानी अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उन पर भारत ने सुनिश्चित पक्ष नहीं लिया, वो बचता रहा क्या कह के कि जो है राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा था। और अस्थिरता की नीति, भारत की नीति क्या स्थिर नहीं रही थी। पहले भारत सोवियत संघ की तरफ रुख किया था, और तो लोगों ने सोचा कि भारत सोवियत खेमे में शामिल हो गया, लेकिन धीरे धीरे भारत का रुख अमेरिका की तरफ भी हो गया। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये नीति कैसी है, अस्थिरता की नीति है। इसके अलावा देखिए अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का यहाँ से कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, यानी वर्तमान समय में भी कैसे प्रासंगिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। वो समय गया, लोग कहते हैं कि भाई दो जो गुटी है विश्व था, 2 गुटों में बटा हुआ था विश्व, वो समय अब जा चुका है, क्योंकि जो है अब विश्व एक ध्रुवीय है जहाँ पर सिर्फ अमेरिका का राज है। तो अब भी क्या गुटों से अलग रहने की नीति क्या अब भी जो है प्रासंगिक है, तो इसके बारे में कुछ बातें देखो। पहली है गुटनिरपेक्ष इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश से आज़ाद हुए देश यदि एक मंच पर आ जाए तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। यानी ये इस बात की पहचान है इसकी कि यदि जो आज़ाद नव अंतर्राष्ट्रीय देश है तो नए नए आज़ाद हुए, वो यदि एक मंच पर आ जाए तो वो एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। दूसरा कि विश्व के छोटे देशों को महाशक्तियों के पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विश्व के छोटे देशों को महाशक्तियों की पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वर्तमान समय में अमेरिका प्रभाव से मुक्त रहने के लिए निर्गुट देशों का सहयोग आवश्यक है। यानी जो देश गुटों में शामिल नहीं हुए थे, जो अमेरिका गुट में था या सोवियत संघ के गुट में था वो एक अलग बात, लेकिन जो देश गुट में शामिल नहीं हुए थे किसी में भी, तो वो यदि एक साथ आ जाइए पूरे देश तो अमेरिका के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है। चौथा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की बढ़ती संख्या इसके महत्व और प्रासंगिकता को दर्शाती है, क्योंकि जैसे आपने देखा हवाना में 117 देशों ने भाग लिया था। 2019 में जो अजरबैजान में 18वां सम्मेलन हुआ था उसमें जो है 120 देशों ने भाग लिया था। 17 पर्यवेक्षक देश, इसके अपन पहले की देखें तो मात्र 17 ही देश शामिल हुए, 25 देश शामिल हुए थे उसमें। अब छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अमेरिका ने कौन कौन से 2 बम डाले थे, जो जापान के कौन से 2 शहरों पर बम डाले थे। तो जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम डाला गया। बम का नाम था लिटिल बॉय और उसका वजन लगभग 15 किलो था। ठीक है। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नामक शहर पर बम डाला गया, जिस बम का नाम था फैटमैन और उसका वजन था लगभग 21 किलो। इसके अलावा अपन नाटो की बात करें, NATO, जिसका पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। पश्चिमी यूरोप के देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में ये जो है संगठन बनाया था। इसमें 12 देश शामिल है। ठीक है। वार्सा पैक्ट की अपन बात करें तो पूर्वी यूरोप के देशों ने 1955 में सोवियत संघ के नेतृत्व में ये गुट बनाया था। और किसके लिए बनाया था? ये नाटो में सम्मिलित जो देश है उनका मुकाबला करने के लिए ये गुट बनाया गया था। और अवरोध का तर्क, ये विशेष बात है। देखिए, तो इसमें कहा गया कि एक महाशक्ति यदि दूसरी महाशक्ति के ऊपर आक्रमण कर दे और उसको हथियारों को विफल करने की कोशिश करे, यानी एक महाशक्ति यदि दूसरी महाशक्ति के ऊपर जो है हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करे, तब भी उस महाशक्ति के पास इतने हथियार बच जाते हैं कि वो दूसरी महाशक्ति को बर्बाद कर सके। इसी को अवरोध का तर्क कहा जाता है। अब पूरे नाम देख लो आप, सेंटो का है केंद्रीय संधि संगठन, यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो है साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। ठीक है। इसके अलावा LTBT की अपन बात करें, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, सीमित
परमाणु परीक्षण संधि जिस पर 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए गए थे और 10 अक्टूबर 1963 को ये प्रभावी हो गई थी। इसके अलावा अपन बात करें एनपीटी की, यानी परमाणु अप्रसार संधि 6 जुलाई 1968 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे और 5 मार्च 1970 से ये प्रभावी हो गई थी। तो इस प्रकार से अपन ने देखे पहले पार्ट के नोट्स, और इस प्रकार से मैं लगभग सभी पार्टों के नोट्स डालता जाऊंगा, लेकिन मेरा साथ देना भी ज़रूरी है। और जैसा मैंने बताया कि चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैं आपको जो है विश्वास दिलाता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में लगभग 95 नंबर का मैटर, 95% मैटर अपना मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 95% मैटर अपना 100% मिलेगा। ये बात कहता हूँ मैं, बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। आप मेरा सहयोग करें। चैनल को, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते जाएं, जिससे मेरा हौसला अफजाई होते रहे, और बेल आइकन को दबा ले ताकि जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।